नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिप सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों से संबंधित आज की जो हमारी क्लास है ये होगी शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री। आज का जो हमारा बिंदु होगा वो है शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री एवं सहायक सामग्री। आपके सिलेबस में बिंदु दे रखा है, एक आपके सिलेबस में एक बिंदु दे रखा है शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री। क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम यानी अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है वो या उस शिक्षण का अधिगम बालकों का हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और इस अधिगम को प्राप्त करने के लिए कौन सी सामग्रियों का उपयोग किया गया, सहायक सामग्रियों का उपयोग किया गया। शिक्षण जो सहायक सामग्रियां होती हैं या शिक्षण जो अधिगम सामग्रियां होती हैं, देखो इनका प्रयोग हम कहें कि बालकों के शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इनका प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। अगर हम बालकों के शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वहां कोई जरूरी नहीं कि बालकों का अधिगम हो, तो शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना वो शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण सामग्री वे साधन हैं, शिक्षण सामग्री वे साधन हैं जिनके द्वारा छात्रों के लिए शिक्षण प्रक्रिया को या उस विषय को जो कठिन था उस कठिन विषय को सरल बना दिया गया, स्पष्ट बना दिया गया और ये कहें कि रोचक बना दिया गया। यानी एक ऐसा विषय, एक ऐसा बिंदु जो बालकों के लिए सरल नहीं था, कठिन था, बालकों के नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अध्यापक ने शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया और शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग करने से वो कठिन विषय था वो भी बालकों के लिए सरल बन गया, स्पष्ट बन गया, रोचक बन गया। जब तक अध्यापक ने उस कठिन विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं किया था तब तक वो बालकों के लिए कठिन था, लेकिन जैसे ही शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया तो उससे बालक का अधिगम हो गया। कैसे हुआ बालक का अधिगम? भाई बालक ने उसमें रुचि ली होगी, इसका मतलब रोचकता बढ़ी। अब बालक ने रुचि ली तो अध्यापक ने सरल रूप में समझाया होगा, क्योंकि कुछ न कुछ सहायक सामग्री के रूप में वहां प्रस्तुत किया जा रहा था और स्पष्ट तरीके से बताया जा सकता है। और हम ये देखें कि इसके प्रयोग करने से जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, इनके प्रयोग करने से जो पाठ्य वस्तु होती है उस पाठ्य वस्तु को हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं? आकर्षित बना सकते हैं, अध्ययन के लिए और ज्यादा आकर्षित बना सकते हैं, और जो बालक हैं उनको उस अध्ययन में क्या कर सकते हैं? सक्रिय रख सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करने से बालक उस शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। अगर हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे तो वहां बालक फिर उसमें सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम सामग्रियों के प्रयोग करने से छात्रों को जो विषय वस्तु है, जो पाठ्य वस्तु है, उसकी ओर आकर्षित कर उनके अध्ययन को क्या बनाया जा सकता है? रोचक बनाया जा सकता है, या उस अध्ययन में उन बालकों की सक्रिय भूमिका रखी जा सकती है। फिर कह सकते हैं
अब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष एक ही निकला कि शिक्षा को, शिक्षण को सरल, सुगम, रोचक, हृदयग्राही, आकर्षक बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में निकल कर आया, क्या निकल कर आया कि शिक्षा को सरल, रोचक, आकर्षक और या आकर्षक, और एक बिंदु और शामिल कर सकते हैं आप इसमें, बोधगम्य और हृदयग्राही, हृदयग्राही क्या लिखा? शिक्षा को सरल, रोचक, आकर्षक, बोधगम्य और हृदयग्राही बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, शिक्षा को सरल, रोचक, आकर्षक, बोधगम्य और हृदयग्राही बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ये तो मैंने लिख दिया। और दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, शिक्षा को सरल, रोचक, आकर्षक और बोधगम्य और हृदयग्राही बनाती हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षा को सरल, रोचक, आकर्षक, बोधगम्य और हृदयग्राही बनाती हैं, इसलिए इन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है। या जो, देखो ध्यान से सुना, जो शिक्षा को सरल, रोचक, आकर्षक, बोधगम्य और हृदयग्राही बनाती है उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है, या वह शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। चाहे कैसे भी बता दूं, जैसे आप समझना चाहें वैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहां मित्रों देखो, शिक्षण अधिगम जो सामग्रियां होती हैं इनके संदर्भ में कोठारी आयोग था। कोठारी आयोग ने एक अपना, यानी ये कहें कि विचार प्रस्तुत किया था। और कोठारी आयोग का वो विचार क्या था? कोठारी आयोग ने कहा शिक्षण, देखो क्या कहा, फिर समझाऊंगा इसको। शिक्षण गुणवत्ता, देखो शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय विद्यालयों में क्या लिखा मैंने? शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री की आपूर्ति, शिक्षण अधिगम सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है, की आपूर्ति अनिवार्य है। यह देश में शैक्षिक क्रांति, देश में शैक्षिक क्रांति ला सकता है। कोठारी आयोग ने कहा कि शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए,
या शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किसमें, शिक्षण यानी शिक्षा, गुणवत्ता यानी उसको बालक का सर्वांगीण विकास करने वाली कैसे बनाया जाए, उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बालक का जब सर्वांगीण विकास होगा तो इसका मतलब बालक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। सुधार के लिए भारतीय विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य है। तो कोठारी आयोग ने कहा कि यदि आप शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें यदि आप गुणवत्ता चाहते हैं तो भारतीय विद्यालयों में भी शिक्षण अधिगम सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य करनी चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो शिक्षण अधिगम सामग्री है ये क्या ला सकता है, शैक्षिक क्रांति ला सकता है। क्या ला सकता है, शैक्षिक क्रांति ला सकता है, क्योंकि बालकों के समझ में आएगा, जो विषय है वो बालकों के लिए सरल बन जाएगा, रोचक बन जाएगा, बोधगम्य बन जाएगा, हृदयग्राही बन जाएगा। कोई विषय बालक को कठिन नहीं लगेगा। जो विषय कठिन लगेगा बालक के सामने कोई ना कोई सहायक सामग्री, कोई चार्ट प्रस्तुत किया जाएगा, कोई मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा, अन्य कोई सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, वो दर से बालक को वास्तविक रूप से दिखाया जाएगा। अन्य कुछ कोई भी सहायक सामग्री हो सकती है, उस सहायक सामग्री से बालक उस वास्तविक स्थिति से परिचित होगा, और वास्तविक स्थिति से जब परिचित होगा तो शिक्षा का जो स्तर है वो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा, और जब शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा तो वो देश में एक शैक्षिक क्रांति के समान होगा। किसके समान होगा, शैक्षिक क्रांति के समान होगा। ऐसा मानना किसका था, कोठारी आयोग का मानना था। तो बिंदु हम पढ़ रहे हैं शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्रियां। हमने पढ़ा कि शिक्षण में सहायक सामग्रियां या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्यों करना चाहिए। हमने पढ़ा कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, स्पष्ट, हृदयग्राही, बोधगम्य बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। इनके प्रयोग करने से जो विषय वस्तु आप यानी जो विषय वस्तु अध्यापक बालकों को पढ़ाएगा उस ओर बालक आकर्षित होगा, उस ओर बालक क्या होगा, आकर्षित होगा। जैसे मान लीजिए आप पर्यावरण के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं, आप यानी जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा रहे हैं, और वहां एक बिंदु आया कि जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं इनसे निकलने वाला जो दूषित जल है वो भी नदियों में बह रहा है, नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। अरे आप उस प्रकार से एक चार्ट तैयार कीजिए बालक के सामने। उस चार्ट में आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को दिखाइए, उनसे निकलने वाले जल को दिखाइए, उनसे निकलने वाला जल किस प्रकार से नदियों में यानी नदियों के जल में शामिल हो रहा है उसको दिखाइए। बालक वास्तविक स्थिति देखना चाहता है, क्योंकि वो घटना बालक वास्तविक रूप से देखना चाहता है, तभी उसके ज्यादा समझ में आएगा और वो स्थायी भी रहेगा। यदि हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं तो वो जो विषय वस्तु है, वो शिक्षण है, वो लंबे समय तक स्थायी रहता है बालक के मन मस्तिष्क में, उसको भूलता नहीं है बालक। अब बालक जब लंबे समय तक उसको भूलता नहीं है तो अपने आप बालक का सर्वांगीण विकास होगा, बालक का अपने आप अधिगम होगा। आप अब जैसे वायु प्रदूषण के बारे में भी पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी ले सकते हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है। अरे आप उस प्रकार का चार्ट बनाइए एक, और उस चार्ट में ये दिखाइए बड़े बड़े कारखाने हैं, उनके ऊपर चिमनी लगी हुई है, उनसे यानी धुआं निकल रहा है और वो आसमान में हमारे पर्यावरण में समाहित हो रहा है। ये दिखाइए ताकि बालक के सामने जब बालक अपने सामाजिक जीवन में बाहर निकलेगा तो वो देखेगा चारों तरफ कि हाँ देखो ये कारखाना इससे निकल जो रहा है, ये धुआं जो निकल रही है ये वायु को प्रदूषित कर रही है। अगर आप ऐसी स्थिति से वाकिफ नहीं कराएंगे तो बालक कैसे बाहर जब निकलेगा कैसे परिचित होगा, मेरे को ये बताइए। आपने ये पढ़ा दिया, प्रदूषण के बारे में पढ़ा दिया, लेकिन किसी प्रकार का कोई चार्ट मॉडल बालक के सामने आपने प्रस्तुत नहीं किया तो बाहर निकलकर बालक कैसे जान पाएगा कि हाँ ये जो कारखाना है ये प्रदूषण फैला रहा है? नहीं जान पाएगा, क्योंकि आपने बालक को उस वास्तविक स्थिति से नहीं जोड़ा। और वास्तविक स्थिति से बालक कब जुड़ता? जब अध्यापक के द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग
किया जाता। तभी तो कोठारी आयोग कह रहा है कि शैक्षिक क्रांति ला सकता है। अगर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाएगा तो बालक की जीवन शैली परिचित हो, बालक की जो जीवन शैली है वो बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फिर उसी ढंग से सोचने समझने लग जाएगा। अब इसके बाद में बिंदु आता है कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री है इसका प्रयोग करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है। भाई क्यों इसका प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो अगला बिंदु हम लेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री के उद्देश्य। शिक्षण अधिगम सामग्री के उद्देश्य। सबसे पहला जो उद्देश्य आता है शिक्षण अधिगम सामग्री का, उसमें हम देखते हैं छात्र केंद्रित शिक्षा का विकास करना। सबसे पहला बिंदु आता है छात्र केंद्रित शिक्षा का विकास करना। छात्र केंद्रित शिक्षा का विकास करना। भाई आज आपने देखा होगा कि 2020 में मोदी सरकार ने नई जो शिक्षा नीति लागू की है, उस नई शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, न तो पाठ्यक्रम केंद्रित होनी चाहिए, न शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। उस शिक्षा को बाल केंद्रित बनाओ, क्योंकि वो पूर्णतः अगर उस शिक्षा के केंद्र के बिंदु के रूप में बालक रहेगा तभी बालक का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। तो पहला उद्देश्य छात्र केंद्रित शिक्षा का विकास करना। भाई कुछ आप में से कह सकते हैं गुरुजी माने या वो उद्देश्य समझ में नहीं आया कि छात्र केंद्रित शिक्षा का विकास करना कैसे। छात्र केंद्रित शिक्षा का विकास करना किस प्रकार से किया जाता है। छात्र केंद्रित शिक्षा का विकास, एक अध्यापक कक्षा कक्ष में आया हुआ और कक्षा कक्ष में आकर उसको जो पाठ पढ़ाना था उसने पाठ पढ़ा दिया, किसी भी सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया उस अध्यापक ने। क्या वो जो शिक्षण था वो क्या बाल केंद्रित हुआ? कहां हुआ वो वो तो शिक्षक केंद्रित हो गया। अध्यापक आया क्लास में और उसका विश्लेषण करके चला गया, उसकी व्याख्या करके चला गया। अगर वही अध्यापक वहां उस कक्षा कक्ष में किसी सहायक सामग्री का प्रयोग करता तो सहायक सामग्री का प्रयोग करता तो उससे वो शिक्षा क्या हो जाती, वहां बाल केंद्रित हो जाती। क्यों? अरे भाई शिक्षक ने किसी मॉडल का प्रयोग किया, किसी चार्ट का प्रयोग किया, अन्य किसी ग्राफ का प्रयोग किया, तो वो किसके लिए कर रहा है? आप मेरे को बताओ, आप खुद एक अध्यापक बनने वाले हैं, जब आप कक्षा कक्ष में जाएंगे किसी मॉडल का वहां प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो मॉडल का प्रदर्शन आप अपने लिए कर रहे हैं क्या? आप बालकों के लिए उस मॉडल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई चार्ट यदि आप बालकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्या आप अपने लिए उस चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, आप बालकों के लिए उस चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं। सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए आप बालकों को कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना चाहते हैं, आप कक्षा कक्ष में कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रहे हैं। क्या एक अध्यापक अपने लिए वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रहा है? नहीं, वो एक बालक के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रहा है। इसका मतलब वो शिक्षा क्या हो गई? बाल केंद्रित हो गई, शिक्षक केंद्रित नहीं रही। तो पहला ही उद्देश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का छात्र केंद्रित शिक्षा का विकास करना। इसके बाद में दूसरा जो उद्देश्य आता है छात्रों में, देखो दूसरा उद्देश्य छात्रों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। भाई सृजनात्मक क्षमता क्या होती है? बालक अपने हाथ से खुद कार्य करे, बालक क्रियाशील होना चाहिए। एक कक्षा कक्ष में केवल अध्यापक ही सक्रिय नहीं रहना चाहिए,
बालक भी वहां उतना ही सक्रिय रहना चाहिए जितना अध्यापक सक्रिय है। अब वो कब सक्रिय रहेगा? वो तभी सक्रिय हो सकता है जब वहां किसी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, किसी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। अब जब वो वहां क्रियाशील है बालक, क्योंकि खुद कार्य करके वहां सीख रहा है बालक, जब खुद कार्य करके वहां सीख रहा है तो इसका मतलब सृजनात्मकता का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो दूसरा उद्देश्य हो गया सृजनात्मकता या सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। फिर है तीसरा जो उद्देश्य है, छात्रों में जो देखो तीसरा जो उद्देश्य है, छात्रों में कौशलात्मक क्षमता का विकास करना। कौशलात्मक क्षमता का विकास करना, छात्रों में कौशलात्मक क्षमता का विकास करना। एक शिक्षण के जितने भी कौशल होते हैं उन सभी कौशलों का विकास शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से किया जा सकता है। यदि एक अध्यापक के द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो वहां कोई जरूरी नहीं कि बालक के सभी कौशलों का विकास हो। कोई न कोई कौशल वहां बालक का क्या हो जाए, रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। चाहे आप किसी भी कौशल की बात कर लें, अगर आप भाषाई कौशलों की बात करें, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, वैसे बात करें बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, इन सभी का विकास नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग बालक के सामने कर रहे हैं तो वहां बालक की इन सभी शक्तियों का क्या होता है? विकास होता है। इन सभी क्षमताओं का क्या होता है? विकास होता है, क्योंकि वहां बालक सभी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करता है। वहां बालक यानी उसका जो पूरा शरीर है, हम ये कहें कि अगर बालक वहां क्रियाशील है, अगर बालक क्रियाशील है तो वहां बालक सभी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करता है। एक आप किसी प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कक्षा कक्ष में नहीं कर रहे हैं, आप कक्षा में गए, सामने जाकर खड़े हो गए और जो पाठ पढ़ाना था वो पाठ निकाल लिया और आप उसका अध्ययन करने लगे, वाचन करने लगे, पूरे पाठ की आपने व्याख्या कर दी, पूरे पाठ की आपने क्या कर दी? व्याख्या कर दी। उससे कोई जरूरी नहीं कि बालक के समझ में आया। अब उस एक बालक के समझ में नहीं आया तो उसका बौद्धिक विकास कहां से हुआ? उसका तो बौद्धिक विकास हुआ ही नहीं। जब यदि उसका बौद्धिक विकास अधूरा रह गया तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास अपने आप अधूरा रह जाएगा। और यदि उस बालक का बौद्धिक विकास हो रहा है तो उसका शारीरिक विकास भी अपने आप होगा और उसका मानसिक विकास भी अपने आप होगा, क्योंकि वो बालक कुंठा का शिकार नहीं होगा, चिंता का शिकार नहीं होगा, क्योंकि उसके समझ में आ गया। अब उसके यदि समझ में नहीं आया, वो सोचेगा यार मेरे तो समझ में नहीं आया, इन सब के समझ में आ गया, ये सभी देख प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका उत्तर दे रहे हैं। उस बालक में कुंठा की भावना आ जाएगी, वो सभी बालकों से दूर दूर रहने लग जाएगा। अब जब उस बालक में ऐसी स्थिति आएगी तो उसका तो विकास शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक कैसा भी विकास नहीं होगा। तो इसका मतलब छात्रों में कौशलात्मक क्षमता का विकास करना, एक जितने भी कौशल होते हैं उन सभी कौशलों का क्या करना? विकास करना। चौथा जो आ रहा है, छात्रों को क्रियाशील बनाने के लिए, छात्रों को क्रियाशील बनाने के लिए मैंने कहा अगर शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करेंगे बालक वहां क्रियाशील रहेगा, और यदि वहां बालक क्रियाशील रह रहा है तो इसका मतलब सीधी सी बात है बालकों को क्रियाशील बनाया जाता है कि आप यदि कोई भी कार्य करें तो उस कार्य को करते समय आप उसमें किस प्रकार से क्रियाशील रह सकते हैं, आप अपनी भूमिका उसमें किस प्रकार से निभा सकते हैं। अंतः क्रियाशील भी होता है मित्रों, इसमें ध्यान रखना। एक मैंने यहां लिखा है केवल छात्रों को क्रियाशील बनाना, एक अंतः क्रियाशील बनाने पर भी बल देता है। शिक्षण अधिगम सामग्रियां अंतः क्रियाशील बनाने पर भी बल देती हैं। कैसे भाई? एक बालक दूसरा बालक दोनों आपस में अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं,
तो वो अंतः क्रियाशील हो गया। इसके बाद में देखो, छात्रों के इंद्रिय परीक्षण पर बल देना, छात्रों के इंद्रिय परीक्षण पर बल देना, छात्रों के इंद्रिय परीक्षण पर बल देना। मैंने कहा बालक की सभी ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। यदि एक अध्यापक के द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां उस बालक की सभी ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील हैं। इसका मतलब सभी ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील हैं तो उसकी इंद्रियों का परीक्षण हो रहा है। उस बालक की सुनने की क्षमता कितनी है, उसके देखने की क्षमता कितनी है, सभी ज्ञानेंद्रियों का, सभी इंद्रियों का क्या होता है, वहां परीक्षण होता है। इसके बाद में आता है अगली विशेषता के रूप में अमूर्त वस्तुओं को, अमूर्त वस्तुओं को मूर्त रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए आप कोई भी बिंदु लेकर पढ़ा रहे हैं, उस बिंदु के बारे में पढ़ा रहे हैं, आपने पूरी व्याख्या भी कर दी उसके बारे में, लेकिन बालक को वो वस्तु दिखाई नहीं, वो वस्तु आपने दिखाई नहीं, तो वो वस्तु तो बालक के सामने अमूर्त रह गई। आपने पढ़ा भी दिया उसके संदर्भ में, लेकिन फिर भी वो क्या रह गई, अमूर्त रह गई। आपने पढ़ाया उस जो वस्तु जिसके बारे में भी आपने पढ़ाया, वो बालक को वहां आप बालक के सामने किसी चार्ट मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते, ताकि वो वस्तु बालक के सामने मूर्त रूप में आ जाती, अर्थात ज्ञात रूप में आ जाती। आपने पूरा पढ़ा दिया फिर भी वो अज्ञात है बालक के लिए, तो अमूर्त बनी हुई है। इसके बाद में अगला जो आता है, अध्ययन की रुचियों का विकास करने के लिए, अध्ययन की रुचियों, अध्ययन की रुचियों का विकास करने के लिए, अध्ययन की रुचियों का विकास करने के लिए एक बालक जब शिक्षक कक्षा में अध्ययन करवाए तो वहां बालक किस प्रकार से उसमें रुचि ले, यह शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि उसको रुचिकर बनाने के लिए उस अध्यापक के द्वारा कौन सी सहायक सामग्री, कौन से चार्ट, कौन से मॉडल, कौन सी सर्वे सामग्री, कौन सी दर्शय सामग्री या कौन सी सर्वे दर्शय सामग्री का प्रयोग किया जाए, ताकि यह विषय वस्तु बालकों के लिए क्या बन जाए, रोचक बन जाए। तो इसका मतलब अध्ययन की रुचियों का विकास करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगली जो विशेषता आती है, अगली जो विशेषता है देखो, अज्ञात से ज्ञात का, वो तो अमूर्त और मूर्त में समाहित हो जाएगा, तो ये तो आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं रहेगा। छात्र अवधान को केंद्रित करने के लिए अगली विशेषता आती है, छात्र अवधान को केंद्रित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए। अज्ञात से ज्ञात वाला मैंने नहीं लिखा है, ध्यान रखना, क्योंकि अमूर्त है, मूर्त रूप में, तो अज्ञात वस्तुओं को ज्ञात रूप देने के लिए भी हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने लिखा छात्र अवधान को केंद्रित करने के लिए, अध्यापक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है तो वहां बालक बीच बीच में यानी कुछ अवधान आ रहा है। अवधान किसी भी प्रकार से हो सकता है, वो बालक के यानी हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, बालक कहीं और ही बात सोच रहा है, उसके मन मस्तिष्क में कोई अन्य बात ही चल रही है। क्यों? क्योंकि अध्यापक के द्वारा किसी सहायक सामग्री का प्रयोग वहां नहीं किया गया है, बालक वहां क्रियाशील नहीं है। अब बालक जब क्रियाशील नहीं है तो उसके अध्ययन में बाधा तो उत्पन्न होगी, अवधान तो आएगा ही आएगा। और वही अध्यापक यदि किसी चार्ट, मॉडल या अन्य अधिगम सामग्री का प्रयोग करता तो उसके अध्ययन में अवधान उत्पन्न नहीं होता। इसके बाद में तथ्यों से संबंधित सूचनाओं को रुचिकर बनाना, तथ्यों से संबंधित
सूचनाओं को रुचिकर बनाना। इसके लिए भी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? तथ्यों से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उनको हम रुचिकर किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगली जो विशेषता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाठ्य सामग्री को सरल बनाना ताकि छात्र आसानी से समझ सके। पाठ्य सामग्री को क्या बनाना? सरल बनाना। पाठ्य सामग्री को सरल बनाने के लिए इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, पाठ्य सामग्री को रोचक बनाने के लिए, पाठ्य सामग्री को स्पष्ट बनाने के लिए, पाठ्य सामग्री को हृदयग्राही बनाने के लिए, पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी, उन विशेषताओं से संबंधित हमने आपके सामने यानी प्रस्तुत कर दिया। अब इसके बाद में जो है शिक्षण जो सामग्री होती है या शिक्षण अधिगम जो सामग्री होती है उसके प्रकार क्या क्या हैं, प्रकारों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। शिक्षण सामग्री के प्रकार। शिक्षण सामग्री के प्रकार। देखो, शिक्षण जो सामग्री है इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3। शिक्षण सामग्री के प्रकार 3 प्रकार। देखो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? कितने प्रकार बताए भाई? मैंने 3 प्रकार बताए। पहला प्रकार जो आता है वो है सर्वे सामग्री, दूसरा जो प्रकार आता है वो है दर्शे सामग्री, तीसरा जो प्रकार आता है वो है सर्वे दर्शे सामग्री। शिक्षण सामग्री के 3 प्रकार होते हैं और उन 3 प्रकारों में शिक्षण सामग्री के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकारों में पहला है सर्वे सामग्री, दूसरा दर्शे सामग्री और तीसरा सर्वे दर्शे सामग्री। सबसे पहला सर्वे सामग्री हम किसे कहेंगे? हम कह सकते हैं कि कुछ शिक्षण सामग्री ऐसी होती हैं जिनसे सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मैंने क्या कहा? कुछ शिक्षण सामग्रियां ऐसी होती हैं जिनसे सुनकर ज्ञान ग्रहण किया जा सकता है, तो वो सर्वे सामग्री होती है। तो यहां मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? सुनकर ज्ञान ग्रहण करना। सुनकर ज्ञान ग्रहण करना। सुनकर ज्ञान ग्रहण करना। जिन सहायक सामग्रियों से या जिन शिक्षण सामग्रियों से केवल और केवल सुनकर ज्ञान ग्रहण किया जाता है वो सहायक सामग्री क्या कहलाती है? सर्वे सामग्री कहलाती है। फिर है दर्शे सामग्री, जिनसे देखकर ज्ञान ग्रहण कर सकें, जिससे हम क्या कर सकें? देखकर ज्ञान ग्रहण कर सकें। वो जो सहायक सामग्री होगी वो क्या कहलाएगी? दर्शे सामग्री कहलाएगी। तो इसमें लिख सकते हैं देखकर ज्ञान ग्रहण करना। देखकर ज्ञान ग्रहण करना कौन सी सहायक सामग्री होगी? दर्शे सहायक सामग्री होगी। फिर आ रहा है सर्वे दर्शे सामग्री। तो सर्वे दर्शे में क्या आएगा? सुनकर और देखकर। भाई सर्वे में केवल सुनकर, दर्शे में केवल देखकर। अब यहां सर्वे दर्शे आ गया तो इसमें सुनना भी होगा, देखना भी होगा, यानी सुनकर व देखकर ज्ञान ग्रहण जिनसे किया जाता है उन सहायक सामग्रियों को सर्वे दर्शे सामग्री कहते हैं।
तो मैं लिख सकता हूं यहां सुनकर और देखकर, सुनकर और देखकर ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान ग्रहण करना। यानी जिन सहायक सामग्रियों से सुनकर और देखकर ज्ञान ग्रहण किया जाता है वो शिक्षण सामग्रियां क्या कहलाती हैं? सर्वे दर्श सामग्री कहलाती हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार हो गए कितने? 3। पहला सर्वे सामग्री सुनकर ज्ञान ग्रहण करना, दूसरा दर्श सामग्री देखकर ज्ञान ग्रहण करना, तीसरा सर्वे दर्श सामग्री सुनकर और देखकर ज्ञान ग्रहण करना। अब इसके बाद में अध्ययन की जो दृष्टि है, अध्ययन की दृष्टि से शिक्षण जो अधिगम सामग्री है उसके कितने प्रकार होते हैं? भाई ये तो शिक्षण सामग्री के प्रकार हो गए कि कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां ऐसी होती है जिनसे केवल हम सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनसे हम देखकर ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, या कुछ ऐसी होती हैं जिनको सुनकर और देखकर ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इनको हम निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं और वो निम्नलिखित विभाग कौन कौन से हैं उसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि आजकल हम देखें तो परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्रियां, परंपरागत के बाद में देखें तो शिक्षा तकनीकी जो उपागम है, शिक्षा तकनीकी उपागमों पर आधारित शिक्षण सहायक सामग्रियां भी आ रही हैं। तो हम वर्तमान का जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्रियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन की दृष्टि से शिक्षण सामग्री के प्रकार। इसमें जो पहला आता है, पहला प्रकार जो आता है वो पहला प्रकार कौन सा है? देखो पहला प्रकार हम किसकी दृष्टि से पढ़ रहे हैं? अध्ययन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। और अध्ययन की दृष्टि से पहला आता है परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री। पहला जो है वो क्या है? परंपरागत शिक्षण सामग्री। कौन सी शिक्षण सामग्री? परंपरागत शिक्षण सामग्री। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सी सहायक सामग्रियां होती हैं परंपरागत शिक्षण अरे भाई जो हम ये कहें कि पाठ्य पुस्तक है, कैसा है? परंपरागत सहायक सामग्री है। और किस में शामिल करते हैं? दर्से में शामिल करते हैं, केवल दर्से में शामिल किया जाता है इसको। आगे पूरे चार्ट के द्वारा आपको समझाया जाएगा कि कौन कौन सी सहायक सामग्रियां दर्से में आती हैं, कौन कौन सी सर्वे में आती हैं, कौन कौन सी सर्वे दर्से में आती हैं। हम यहाँ केवल अध्ययन की दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि अध्ययन की दृष्टि से वर्तमान में जो अध्ययन किया जाता है उस दृष्टि से इन सहायक सामग्रियों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। उसमें पहला आ रहा है परंपरागत शिक्षण सामग्री। और परंपरागत शिक्षण सामग्री में एक तो आता है पाठ्य पुस्तक, एक आता है श्यामपट्ट, और इसके बाद में वास्तविक पदार्थ। कोई भी वास्तविक वस्तु आप बालक के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो परंपरागत में कितने आते हैं? 3 आते हैं परंपरागत में। और वो 3 कौन कौन से हैं? पहला पाठ्य पुस्तक, दूसरा श्यामपट्ट, तीसरा वास्तविक पदार्थ। यानी जिनको आप बालक को वास्तविक रूप से दिखा सकें। वास्तविक पदार्थ या हम वस्तुएं भी बोल सकते हैं, वास्तविक वस्तुएं जिनको आप बालक को वास्तविक रूप से दिखा सको वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक पदार्थ में आएंगी। यहां प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है निम्न में से परंपरागत शिक्षण सामग्री है
तो ध्यान रखना, परंपरागत में पाठ्य पुस्तक आती है, श्यामपट्ट आता है, वास्तविक पदार्थ आता है। वास्तविक पदार्थ में आप किसी के बारे में पढ़ा रहे हैं और वो पदार्थ या वो वस्तु आप बालक के सामने वास्तविक रूप से प्रस्तुत कर दे, वो वास्तविक रूप से बालक को आप दिखा रहे हैं उसको, तो वो किस में शामिल हो जाएगा? वास्तविक पदार्थ में शामिल हो जाएगा। तो ये तो किसकी दृष्टि से हो गए? परंपरागत शिक्षण सामग्री की दृष्टि से हो गए। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है शिक्षा तकनीकी उपागमों के आधार पर। शिक्षा तकनीकी उपागमों के आधार पर दूसरा जो है वो किसके आधार पर? शिक्षा तकनीकी उपागमों के आधार पर। शिक्षा तकनीकी उपागमों के आधार पर देखो, शिक्षा तकनीकी उपागमों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? ध्यान रखना, ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और 2 प्रकार में कौन कौन से आते हैं? पहला सॉफ्टवेयर, नाम सुना होगा। दूसरा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर सहायक सामग्री, हार्डवेयर सहायक सामग्री। कौन कौन सी? सॉफ्टवेयर सहायक सामग्री और हार्डवेयर सहायक सामग्री। या हम ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर को कोमल उपागम। सॉफ्टवेयर को क्या बोल सकते हैं? कोमल उपागम। और हार्डवेयर को हम बोल सकते हैं कठोर उपागम। कठोर उपागम। देखो, शिक्षा तकनीकी उपागमों के आधार पर, शिक्षा तकनीकी उपागमों के आधार पर ध्यान रखना 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम कोमल उपागम, हार्डवेयर का दूसरा नाम कठोर उपागम। हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में यानी कोमल उपागम में और कठोर उपागम में कौन कौन सी सहायक सामग्रियां आती हैं, उनको अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कोमल उपागम के अंतर्गत आने वाली सहायक सामग्री है, निम्न में से कठोर उपागम के अंतर्गत आने वाली सहायक सामग्री है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, निम्न में से किस सहायक सामग्री को कोमल उपागम में शामिल नहीं किया जाता है या कठोर उपागम में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसको हम समझेंगे पूरे चार्ट के माध्यम से कि कोमल उपागम में कौन कौन सी सहायक सामग्रियां आती हैं और कठोर उपागम में कौन कौन सी सहायक सामग्रियां आती हैं, वो अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।